हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर 5 सॉल्व करेंगे। 4 सैम्पल पेपर्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसमें हम लोग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को अटैम्प्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी सैम्पल पेपर की और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो गया होगा। और तो आज हम लोग कौन सा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे? सैम्पल पेपर 5। तो हम लोग साइंस के सैम्पल पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका जो सैम्पल पेपर होता है, आपको अभी तक तो पता होगा कि ये कितने सेक्शंस में डिवाइड होता है। 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में क्या होता है, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपके 4 असर्शन एंड रीजन्स भी आते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन बी होता है, उसमें आपके 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 मार्क्स कैरी करते हैं। और नेक्स्ट जो होता है सेक्शन सी, उसमें आपके 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। फिर आता है आपका सेक्शन डी, यहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं। तो जो सेक्शन डी होता है वो आपका 15 मार्क्स कैरी करता है, क्योंकि 3 क्वेश्चंस होते हैं और सारे 5 मार्क्स के होते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे एक तरीके से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो। तो वहाँ पे 3 क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं। ये बहुत अच्छा सेक्शन होता है, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स मतलब क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेते हैं और आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं अगर आप अच्छे से आंसर को फ्रेम करना जानते हैं। तो आज हम लोग अपना सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। इसमें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आ स्टूडेंट टू copper, aluminum, iron and zinc strips separately in a 4 test tube labeled first, second, third and fourth. He added 10 ml of freshly prepared ferrous sulfate solution to each test tube shown as below. Black residue would be obtained in test tube. अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक स्टूडेंट है, उसने कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक की स्ट्रिप्स ली हैं, ठीक है, पतली पतली सी, और उसको ना 4 टेस्ट ट्यूब्स में डाला हुआ है। और उसमें सारे टेस्ट ट्यूब में क्या चीज़ कॉमन है? सब में फेरस सल्फेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ओके, तो सब में फेरस सल्फेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है। फेरस सल्फेट कैसा होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका? FeSO4, ये होता है ना फेरस सल्फेट आप लोगों का। तो फेरस सल्फेट और कौन से कलर का होता है? फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का। ओके, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोला है कि सभी में फेरस सल्फेट सोल्यूशन पड़ा हुआ है, सभी टेस्ट ट्यूब में। उसमें फिर 4 अलग अलग मेटल्स की स्ट्रिप्स डाल रखी हुई हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा मेटल रिएक्ट करके ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म करेगा। अब आप लोगों को पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज से सॉल्व होगा। जब एलिमेंट आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो वहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद का एक सोल्यूशन बना लेगा और वहाँ पे ब्लैक रेसिड्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बस एक छोटी सी चीज़, कौन कौन से एलिमेंट आयरन से ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कौन से आते हैं? एक आता है आपका एल्युमिनियम, ठीक है, तो एक आता है आपका एल्युमिनियम और दूसरा आता है आपका जिंक। तो ये दोनों जो मेटल हैं वो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे और ब्लैक कलर का रेसिड्यू का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें सेकेंड एंड फोर्थ एलिमेंट एल्युमिनियम एंड जिंक रिएक्ट करेंगे फेरस सल्फेट के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द कलर ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब यहाँ पे जब आप फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब हीट की प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज करते हैं, तो कौन से कलर का रेसिड्यू बचता है। यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद होनी चाहिए। मैं आपको पूरी रिएक्शन बताती हूँ। देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फेरस सल्फेट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया FeSO4, ठीक है। ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। जब आप इसको हीट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, हीट किस प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या बनता है? Fe2O3, साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है और साथ में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी बनती है। ओके, 3 चीज़ें बनती हैं। तो ये जो Fe2O3 होता है ये फेरिक ऑक्साइड होती है।
ये कौन से कलर की होती है, ये हो जाती है ब्राउन कलर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो रेसिड्यू मिलता है ये फेरिक ऑक्साइड मिलती है जो कि ब्राउनिश कलर की होती है। तो ये ग्रीन कलर से ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेरस सल्फेट कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, दोनों के आंसर आप लोगों को लिखने आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेसिड्यू मिल रहा है वो हमें ब्राउन कलर की फेरिक ऑक्साइड मिल रही है और साथ में फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का था, अब उसका ग्रीन कलर नहीं होगा, वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन अब हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे ब्राउन कलर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, ब्राउन डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग कह देंगे ब्राउनिश ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होता है रेसिड्यू का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अच्छा, जब इंडाइजेशन हो जाता है, इंडाइजेशन का मतलब होता है कि स्टमक में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब आप प्रॉपर तरीके से फूड नहीं खाते हैं ना, तो आपका जो स्टमक होता है वो एसिड का सिक्रीशन करता है। जब हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था तो अच्छे से पढ़ा था कि कैसे जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसके थ्रू HCl का सिक्रीशन होता है जो कि फूड डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट कभी कभी जो आपकी मैकेनिज्म होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, डाइजेशन मैकेनिज्म, अगर आप प्रॉपर टाइमली फूड को नहीं खाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिड सिक्रीट होने लगता है आपके स्टमक में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंटासिड्स यूज़ करते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, एक तरीके के माइल्ड बेसिस होते हैं, मतलब बेसिस की प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है। तो अगर कहीं पे एसिड सिक्रीट हो रहा है और हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन बेस के साथ करा देंगे। तो हम लोग वहाँ पे क्या लेते हैं, कौन सी मेडिसिन लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं जो कि एक तरीके के बेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो देख लीजिए। देखिए, ये तो आपका 3 कार्बन चेन है, प्रोपेन, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको C डबल बॉन्ड OH जो दिख रहा है ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये क्या नेम है इसका, 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉप, और सभी सिंगल बॉन्ड्स है तो प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या ग्रुप लगा हुआ है आपका, इसको देखिए ध्यान से, ये कीटोन ग्रुप नहीं है, ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। कीटोन ग्रुप क्या होता है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड फिर सिंगल बॉन्ड O है, फिर उसके बाद कार्बन की चेन है, तो ये ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला है ये आपका एल्कोहल है। ओके, OH क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप। नेक्स्ट पूछा गया, अ मेटल इज हीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, द गैस इवॉल्व्ड इज कलेक्टेड बाय द मेथड शोन इन द फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो यहाँ पे आपको पता है जब भी कोई मेटल की रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो जो मेथड होता है ना इसको कलेक्ट करने का, तो ये होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या होता है ना, यहाँ पे वाटर होता है तो वाटर के ऊपर हाइड्रोजन गैस स्टोर हो मतलब आ जाती है, तो वहाँ से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं उस हाइड्रोजन गैस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब आप कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये क्वेश्चंस के जब भी आप करते हैं ना उसमें आपको पूरे टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसको देखिए, इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर, नहीं ऐसा तो नहीं होता कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर, मतलब बहुत तेज़ से आप उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और वो रिएक्ट करने लगता है, नहीं, ये कैल्शियम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो A भी गलत है, B भी गलत है, C देखते हैं। हाँ, ये कोल्ड वाटर के साथ ना लेस वॉलेंटली रिएक्ट करता है, मतलब धीरे धीरे करके रिएक्ट करता है, फिर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर क्या होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो बोला गया, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कभी कभी कैल्शियम को वाटर में डालते हैं या कैल्शियम पे वाटर डाले तो आप देखिए थोड़े से बबल्स दिखते हैं, हाइड्रोजन गैस के वो बबल्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, C एंड D, और C एंड D कौन सा ऑप्शन है, D वाला ऑप्शन। ओके, ये हो गया आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH रिप्रेजेंट, क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस घूम के हुआ है। पहले उसमें फंक्शनल ग्रुप
ढूंढने को बोला गया था, अब यहाँ पे उसका नेम पूछा गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। कीटोन ग्रुप तो मैंने आपको बता दिया, C+O, ये कीटोन हो जाता है। इधर कार्बन चेन लगी होनी चाहिए, कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो सकती है। एल्कोहल OH को कहते हैं, एल्डिहाइड CHO, ठीक है, मतलब C+O एंड H, यही हो जाता है आपका एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डाइजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट्स बिगिन इन स्टमक। अच्छा, स्टमक में कौन सा फूड के कंपोनेंट का डाइजेशन स्टार्ट होता है? देखो, स्टार्च का तो डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवरी है, सलाइवरीली माइलेज जो आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, वहाँ पे आपका स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बट जो स्टमक की बात होती है तो वहाँ पे सबसे पहले प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन दो जगह होता है, एक तो प्रोटीन स्टमक में होता है, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में होता है। स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन सिक्रीट होता है, उससे जो प्रोटीन्स होता है वो पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ड्यूडेनम होता है वहाँ पे कौन सा ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये दोनों एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, ये दोनों एंजाइम्स पेनक्रियास से सिक्रीट होते हैं, तो वहाँ से और प्रोटीन्स के जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स इज कॉल्ड। ये तो मैंने पहले भी करा चुकी हूँ मैं क्वेश्चन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स। ये आपको याद रखना है कि मतलब जीन्स का दूसरा फॉर्म क्या होता है, एलील होता है। ये भी बस उसका क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए हम लोग उसे एलील कह देते हैं, सिमिलर टू जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। अब ये पॉलन ट्यूब क्या होता है, जब आपने देखा ना कि जो स्टिग्मा होता है, ये जो आपका फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन गिरता है आके, तो वो उसे अंदर ओव्यूल तक जाने के लिए, ओवेरी तक जाने के लिए क्या चाहिए होता है ना, एक पॉलन ट्यूब बनाता है वो, जिसके अंदर पॉलन सेल्स मतलब जो भी मेल गैमीट होता है वो नीचे के जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ये जो पॉलन ट्यूब की लेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी। भाई देखिए, किस पे डिपेंड करनी है, जहाँ से वो गिरा, ठीक है, ये हो गई अपर सरफेस ऑफ द स्टिग्मा, तो अपर सरफेस ऑफ द स्टिग्मा पे डिपेंड करेगा। दूसरा उसे जाना कहाँ तक है, तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। पॉलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, नहीं ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है। अपर सरफेस ऑफ द स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्टाइल, नहीं उससे भी कोई मतलब नहीं है, स्टाइल से कोई मतलब नहीं है। पॉलन ग्रेन ऑन द अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड द ओव्यूल, हाँ तो ओव्यूल तक ही तो जाना होता है। ये पूरा आपका ऐसा होता है स्ट्रक्चर, बहुत गंदा मैंने बनाया रखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा से बनाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ऐसे करके होता है आपका, ये आपकी स्टाइल होती है पूरी, और ये नीचे जाता है, यहाँ पे ओव्यूल में एक फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये गिरा पॉलन ग्रेन, फिर ये ट्यूब स्टार्ट हो जाता है बनना, और फिर ये जाके यहाँ पे फ्यूज़ होता है अंदर, और ये मेल गैमीट अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है, 2 मेल गैमीट्स जाते हैं। तो जितना डिस्टेंस होगा ना ओव्यूल से लेके स्टिग्मा तक का, तो वो डिस्टेंस मैटर करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पॉलन ग्रेन ऑन द अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोजोम दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। अच्छा, हेरिडिटी को कौन कंट्रोल करता है, कहाँ से जो ट्रेट्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। हिस्टोन्स क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स तो प्रोटीन आप लोग जानते ही हैं, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए। तो मेन कंपोनेंट कौन होता है जो कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, वो है आपका डीएनए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ कराए हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन्हें ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप इसे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।